Hello everyone, this is Pratibha Jha. Welcome to the Enough Family. As you all know, we are studying about BA program Rajnitik Vigyan semester 1 deals with discipline specific core course राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय अध्ययन सामग्री इकाई 1 इकाई 2 से डील करती है, जो हमें मुख्य शिक्षा विद्यालय यानी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रोवाइड की गई, जिसके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के बारे में बताया गया, जिसमें विषय सूची जो है वो 2 यूनिट को कवर करती है। इकाई 1 जो राजनीतिक सिद्धांत और इसकी प्रासंगिकता से डील करती है, पॉलिटिकल थ्योरी व इसकी रिलेवेंस से डील करती है, जिसमें कई चैप्टर्स आते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है जो डील करता था राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ एवं विषय क्षेत्र से, और फिर हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर लिए थे। फिर हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था जो डील करता है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व से, यानी नेचर और इम्पोर्टेंस से। जैसे कि मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में स्टार्टिंग में ही बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत की जो प्रकृति होती है उसके अर्थ से जुड़ी होती है, यानी आपको फर्स्ट चैप्टर भी डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर ही अर्थ और विषय क्षेत्र के बारे में है। तो उसी प्रकार इसके अर्थ से जुड़ी होगी नेचर, यानी प्रकृति उसका जुड़ा है अर्थ से, तो आपको दोनों पढ़ने पे एक कंपाइल्ड करेंगे आप आंसर क्वेश्चन आंसर को, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमने इस चैप्टर में राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के कुछ प्रारंभिक तत्व भी डिस्कस किए थे अपनी वीडियो में, और राजनीतिक सिद्धांत की ऐतिहासिक संदर्भ में भी व्याख्या पढ़ी थी पिछली वीडियोज़ में। अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि अगर हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो उसकी इतिहास को क्यों स्टडी करना चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि इतिहास न केवल बीते युगों की घटना नहीं मानी जाती है, या फिर सिर्फ उसका संग्रह मात्र नहीं होता, अपितु उसका ज्ञान अनुभव का भंडार होता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो राजनीतिक सिद्धांत की वैज्ञानिकता के बारे में है, यानी साइंटिफिक स्टडी के द्वारा साइंस के पर्सपेक्टिव से हम राजनीतिक सिद्धांत को समझने वाले हैं। जैसा हमने ऐतिहासिक संदर्भ में देखा, अभी भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत की अगर इतिहास को स्टडी करते हैं तो सिर्फ वो घटनाओं का अध्ययन नहीं है या संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि अनुभव और ज्ञान का भंडार है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को यदि इतिहास आधार बेस प्रदान करता है ना, इतिहास की स्टडी जो हम करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत की हिस्ट्री जो स्टडी करते हैं, मतलब पास्ट इंसिडेंट को स्टडी करते हैं, तो एक बेस प्रदान करता है। तो उसी प्रकार ना विज्ञान भी उसे एक कार्य पद्धति की एक विशेष विधि देता है। ठीक है, और अंततः हम बोल सकते हैं या मान सकते हैं या समझ सकते हैं कि विज्ञान के बिना ना राजनीतिक सिद्धांत व्यर्थ है, कि अगर विज्ञान के पर्सपेक्टिव से भी नहीं पढ़ेंगे तो वो भी व्यर्थ माना जाएगा। इसीलिए हम आगे पढ़ते हैं कि यदि किसी घटना क्रम की व्याख्या है तो विज्ञान तत्वों के अभाव में वो घटनाक्रम केवल एक विश्वास अथवा एक धारणा बनकर ही रह जाता है। अगर हम राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या करें जो किसी घटनाक्रम की व्याख्या को बताता है, और अगर हम वैज्ञानिक तत्वों को अभाव या मतलब ना कैलकुलेट करें तो वो सिर्फ एक विश्वास, एक घटनाक्रम के विश्वास अथवा एक धारणा बनकर ही रह जाती है। ठीक है, और सिद्धांत में विज्ञान उतना ही अनिवार्य होता है, यानी ज़रूरी होता है जितना कि वो सिद्धांत को सिद्धांत बना सके। तो विज्ञान का पर्सपेक्टिव भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी सिद्धांत को सिद्धांत बनाना है तो सारे पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो हिस्ट्री पर्सपेक्टिव हो या जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव हो, किसी भी स्टडी से, किसी भी पर्सपेक्टिव से, मल्टीपल डायमेंशन से हमें किसी भी एस्पेक्ट की स्टडी करनी चाहिए, तभी हमें अच्छा मीनिंग यानी एक्यूरेट मीनिंग और सही मीनिंग पता चलता है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि सिद्धांत को विज्ञान की आवश्यकता होती है, परंतु उतनी जितनी आवश्यक हो। इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है उसको हर फील्ड की आवश्यकता होती है। जैसे हमने ऐतिहासिक संदर्भ की बात की कि बिना नींव के ढांचा है, उसी प्रकार विज्ञान भी एक पूरक के तौर पे काम करता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें विज्ञान में ही छुपी है, उतना ही आवश्यक होता है जितनी उसकी नीड हो। ठीक है, तो अति विज्ञानवाद से राजनीतिक सिद्धांत की आत्मा का दम घुटने लगता है। अगर आप साइंटिफिक रीज़न सब चीज़ में लगाने लगोगे
कोई भी चीज़, कोई भी पर्सपेक्टिव, कोई भी चीज़ मान लीजिए, जैसे कि अगर साइंटिफिक स्टडी इससे क्या बीमारी होती है, उससे क्या बीमारी होती है, अगर सब चीज़ों में ऐसे निकालने लगोगे ना तो आपका दम घुटने लगेगा। तो उसी प्रकार ना राजनीतिक सिद्धांत का भी कि आत्मा यानी सोल का दम घुटने लग जाता है। अगर सारे चीज़ों में आप साइंटिफिक स्टडी लगा देंगे तो सारे फील्ड में तो नहीं लगा सकते ना, पूरे होल चीज़ों का स्टडी नहीं कर सकते ना साइंटिफिक, सारे पर्सपेक्टिव से थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत की वैज्ञानिकता को निम्नलिखित बताया जा सकता है। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स में हम बता सकते हैं कि वैज्ञानिकता का क्या रोल होता है राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में। तो फर्स्ट पॉइंट जो एक्सप्लेन करता है, वैज्ञानिकता व्याख्या, विश्लेषण तथा समीक्षा का तरीका है। यानी जो साइंस है, हमारा साइंस की जो व्याख्या है वो एक विश्लेषण करता है, समीक्षा करता है, रीचेक करता है, और राजनीतिक सिद्धांत के मुद्दों को समझने के लिए विज्ञान का सहारा लेना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि उसके लिए हमें व्याख्या करना होगा और विश्लेषण करना होगा, समीक्षा जो हमें प्रोवाइड किया जाएगा विज्ञान के द्वारा, इसलिए उसके सहारे की इम्पोर्टेंट होती है, महत्व होता है, और हमारे लिए उसका सहारा लेना स्वाभाविक हो जाता है, यानी ह्यूमन नेचर हो जाता है। और सेकेंड पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है कि वैज्ञानिक पद्धति के बिना राजनीतिक सिद्धांत भावों, आदेशों व कल्पनाओं, मान्यताओं का भंडार बनकर रह जाता है। यानी जैसे मैंने आपको एक टॉपिक अभी एक पॉइंट बताया था कि दम घुटने लग जाता है अगर साइंटिफिक स्टडी या मतलब जो भी है साइंटिफिक कंक्लूज़न निकालने लग जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ना निकालो, क्योंकि सिर्फ फिर वो आडंबर माना जाएगा या कल्पना माना जाएगा, इमेजिनेशन माना जाएगा, या सिर्फ एक इमोशन माना जाएगा, सिर्फ एक निर्देशन माना जाएगा। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि बिना वैज्ञानिकता की पद्धति के बिना भावों, आदेशों व कल्पनाओं, मान्यताओं का भंडार बन जाता है। साइंटिफिक स्टडी भी ज़रूरी है बट एक लिमिट तक। तो थर्ड पॉइंट हम समझते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को जहाँ इतिहास सरीखा मजबूत आधार चाहिए, वहाँ उसे विज्ञान जैसे तर्कयुक्त पद्धति भी आवश्यक है। जैसे कि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में, तो उसका भी इम्पॉर्टेंट है, तो फिर वैज्ञानिक संदर्भ का भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तर्कयुक्त भी तो चाहिए ना कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या मतलब अगर आप केमिकल स्टडी पढ़ते हो, केमिकल आपने साइंस लिया था 10th में, साइंस था सॉरी आपके पास, या फिर 11th में साइंस लेते हैं, 12th में साइंस लेते हैं, तो आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, तो उसके पे तर्क देते हैं ना, तर्कयुक्त करते हैं ना, या फिर लॉयर के प्रोफेशन में दीजिए तो तर्क देते हैं। तो इसीलिए ना साइंटिफिक स्टडी में तर्कयुक्त की पद्धति की आवश्यकता होती है। अगर इतिहास ज़रूरी है तो साइंस भी ज़रूरी है। तो इसी के पर्सपेक्टिव में हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, दोनों के पर्सपेक्टिव में। और विज्ञान जैसी संपूर्ण शुद्धता राजनीतिक सिद्धांत के लिए बेकार है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञान के पर्सपेक्टिव से सारा पढ़ें, तो फिर सब चीज़ नहीं मानी जाती ना अच्छी। अगर एक चीज़ लिमिट में हो तो अच्छी होती है, एक चीज़ ओवर लिमिट हो जाए तो वो अच्छी नहीं मानी जाती, तो इसलिए बेकार हो जाती है। संपूर्ण शुद्धता, हर स्टेप पे आप वैज्ञानिक तर्क दोगे या वैज्ञानिक जस्टिफिकेशन दोगे तो वो बेकार माना जाएगा। तो इसका मुख्य कारण यह होता है कि राजनीतिक सिद्धांत जैसे सामाजिक विज्ञान को शुद्ध विज्ञान के उपकरणों से परखा नहीं जा सकता और वास्तव में परखा जाना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मेन रीज़न होता है ना राजनीतिक सिद्धांत कि सामाजिक विज्ञान, अगर हम शुद्ध विज्ञान के टेस्ट करते हैं तो उसको ना हर चीज़ पे ना विज्ञान नहीं लगा सकते और लगाया भी नहीं जाना चाहिए, और हम टेस्ट भी नहीं कर सकते हर स्टेप को साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ने के लिए। और कोई भी सामाजिक विज्ञान जिसमें राजनीतिक सिद्धांत भी सम्मिलित है भौतिकी एवं रासायनिक शास्त्र की भांति शुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता। इस पॉइंट का मतलब है कि इस पॉइंट का मतलब है कि कोई भी अगर सामाजिक विज्ञान है ना, यानी जो सोशल साइंस आता है जिसमें राजनीतिक सिद्धांत अगर मिश्रित है यानी सम्मिलित है यानी इंक्लूडेड है, तो उसमें ना भौतिकी एवं रासायनिक शास्त्र भी होता है, ठीक है, और वो शुद्ध नहीं माना जा सकता क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड होता है। तो ठीक उसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत तो एक सामाजिक विज्ञान है ना,
क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है, और पॉलिटिकल साइंस किसके अंतर्गत आता है? सोशल साइंस के अंतर्गत। तो इसलिए राजनीतिक सिद्धांत को एक सामाजिक विज्ञान कहा गया है। जैसे प्राकृतिक नियमों को प्राकृतिक विज्ञान निर्धारित करते हैं, उसी प्रकार सामाजिक नियमों को सामाजिक विज्ञान नियमित करते हैं। आपने देखा होगा नेचर की चीज़ें जो होती है वो उसको लॉ, नेचर वाले लॉ नियम करते हैं, यानी निर्धारित करते हैं। ठीक उसी प्रकार सामाजिक जो सोसाइटी से नियम जुड़े होते हैं उसे समाज ही बनाती है ना, तो सामाजिक विज्ञान में कैलकुलेट होता है, और प्राकृतिक विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञान की चीज़ें निर्धारित होती है। तो उसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक विज्ञान के होने के कारण राजनीति को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसी कारण राजनीति को समझने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति का भी इस्तेमाल करना पड़ता है या अनुसरण करना पड़ता है, परंतु सिर्फ उसी सीमा तक की पद्धति जो राजनीतिक सिद्धांत के लिए उपयोगी सिद्ध हो। आप हर सीमा पे लगा दोगे तो वो जस्टिफाई नहीं होगा ना, जस्टिस भी नहीं होगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तौर पे। तो इसलिए लिमिटेशन तक यूज़ करना चाहिए, लिमिट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ओवर लिमिट नहीं होना चाहिए। आई होप यू विल क्लियर दिस टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, जिसमें हमने बताया राजनीतिक सिद्धांत की वैज्ञानिकता बारे में, जिसके अंतर्गत हमने बताया कि साइंस के पर्सपेक्टिव के द्वारा राजनीतिक सिद्धांत की स्टडी करना इम्पॉर्टेंस क्यों है और कितने लेवल तक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने कुछ पॉइंट बताए आपको। एंड आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजनीतिक सिद्धांत एवं दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप you will like the video and subscribe the channel. Bye bye for today.